हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीके जीएस की जो सीरीज चल रही है एसएससी सीजीएल के लिए, उसका ये आज सेट नंबर 11 है। इससे पहले 10 सेट में हम लोगों ने तमाम क्वेश्चंस को देखा और लास्ट सेट में थोड़ा सा हमने 10 क्वेश्चन कराए थे, बट आज हम लोग 20 क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम लोग लगातार जो पढ़ रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उसकी प्लेलिस्ट बनी है जीके जीएस। और ये केवल एसएससी सीजीएल नहीं, एसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे वो सीपीओएसआई हो, सीएचएसएल हो या आर्मी जीडी हो, साथ में रेलवे एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस, लोअर पीसीएस, सभी जगहों पर ये क्वेश्चंस काम आते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, अपनी उदारता के कारण लाख बख्श किसे कहते थे? लाख बख्श मतलब है लाखों का दान देने वाला। इसमें हम किसे बोलते हैं? तो इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलते थे। गुलाम वंश 1206 के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्हें उन्हें परोपकारी स्वभाव और उदारता के कारण इन्हें हम लाख बख्श कहते थे, और कुतुब मीनार का निर्माण भी इन्होंने शुरुआत किया था। तो गुलाम वंश आपको पता है कि 1206 में हुआ था, स्टार्ट हुआ था, ऐबक ने ही शुरू किया था। कुतुब मीनार का निर्माण भी इन्होंने ही शुरू कराया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला यहां पर देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं की सदस्यों की योग्यता के संबंध में प्रावधान है? तो यहां पर है 10वीं अनुसूची। इसके बारे में हमने आपको बताया है कई चीजों में, कई जगहों पर। तो आप लगातार अगर हमारे बारे वीडियो देख रहे हैं तो वहां पर आपको चीजें पता चल जाएंगी। तो 10वीं अनुसूची, जिसे हम दल बदल विरोधी कानून के रूप में जानते हैं, 1985 के 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर है भाई? चलिए आगे बात करते हैं। छोटा नागपुर पठार अपने समृद्ध खनिज भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। सुवर्ण रेखा नदी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात यहां पर स्थित है? तो देखिए, हुंडरू जलप्रपात। क्या है? हुंडरू जलप्रपात। तो हुंडरू जलप्रपात झारखंड के रांची में सुवर्ण रेखा नदी पर है। अब देखिए, इसमें जैसे जोग दिया है, धुआंधार दिया है, तो सबके बारे में बात कर लेते हैं। जोग जलप्रपात शारावती नदी पर कर्नाटक में है, ठीक है। और उसके बाद धुआंधार वाटरफॉल एमपी में नर्मदा नदी पर है। और दूध सागर का है, मांडवी नदी यहाँ पर गोवा में है। तो चारों पता चल गए आपको। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए, यहां पर एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये रिपीट डाला गया है आपको समझने के लिए कि भाई, अगर वास्तविकता से अधिक लोग कार्यरत हैं तो उसको किस प्रकार की बेरोजगारी कहते हैं? तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, छुपी हुई बेरोजगारी। जैसे मैंने बताया था, मान लो एक परिवार के 4-5 लोग काम कर रहे हैं, एक ही फैमिली के, और अगर इसमें से 2 लोग उठ के कहीं फैक्ट्री में, कहीं मजदूरी, कहीं कुछ कर लें, तो इनके नेट प्रोडक्शन पे कोई जो असर नहीं पड़ेगा। तो वो होती है छुपी हुई बेरोजगारी की। मतलब ऐसा लग रहा है काम कर रहे हैं पर वो बेरोजगार हैं। क्लियर है? और उनकी उत्पादकता उसमें शून्य होती है, क्योंकि ये लोग कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। वो अगर बाहर हो भी जाएंगे तो क्या होगा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि सिरके का मुख्य रूप में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? सिरके की बात हो रही है, ठीक है। जहां पर पूछा गया है साइट्रिक अम्ल, एसिडिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या टार्ट्रिक। तो देखिए, सिरके में होता है एसिडिक एसिड होता है। सिरका एक ऐसा घोल है जिसमें मात्रा के हिसाब से लगभग 5 से 8% एसिडिक एसिड होता है। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है। दूध और दही खट्टे वाले चीजों में यहां पर लैक्टिक एसिड होता है। इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। तो सब यहां पर बातें पता चल गई, और चारों चीजों के बारे में अच्छे से यहां पर बढ़िया आप पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। जितने भी वीडियो पुराने बताए हैं उनको देखिए, आपका जीएस धीरे धीरे इन्हांस होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे बात करते हैं। यहां पर अगला है, कह रहे हैं 1867 में बॉम्बे में स्थापित प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पंडुरंग थे। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पंडुरंग ने 1867 में केशव चंद्र सेन की मदद से की थी। बाद में महागोविंद रनाडे जैसे प्रमुख नेताओं ने सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए इसमें शामिल हुए थे। तो आत्माराम पांडुरंग याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है? 1867 याद रखना है। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून क्या है? लैगून होता है तट के पास झील है। जैसे हम लोग ये इंडिया बना देते हैं, पर एक्चुअल में इंडिया इस तरीके से नहीं बनेगा। इंडिया ये कटा पिटा एरिया है भाई, जैसे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से कटा पिटा एरिया आता है। क्लियर? अब सोचो, इसी में कहीं पर बीच में पानी भर जाए तो जो तट के पास होती है लैगून होती है। तो चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में है। क्लियर? वेम्बनाद केरल में है, ये भी लैगून है, लेकिन
केरल के लैगून को हम कयाल बोलते हैं या पश्च जल, इंग्लिश में बैक वाटर्स कहते हैं। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। वुलर झील कहाँ है? वुलर झील है जम्मू कश्मीर में और भारत में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है भाई? कहीं पर कोई डाउट होगा आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। चारों चीजें हमने यहां पर बता दी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे राज्य और केंद्र सरकार के संबंधों और शक्ति संतुलन की जांच के लिए 1983 में सरकारिया आयोग की नियुक्ति किसने करी थी? पहली बात, सरकारिया आयोग है सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर। एक बात ये पता चल गई। ये गठन कब हुआ था? 1983 में। तो ये केंद्र सरकार किया था, ठीक है। तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए जो जस्टिस RS सरकारिया थे, इनकी अध्यक्षता में यहां पर इन्होंने एक आयोग बनाया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। गवर्नमेंट ने किया था 1983 में, किया था केंद्र राज्य संबंधों के लिए किया था। अगला है फिजिक्स से क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर के अंदर पानी के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए यहां पर है प्रेशर कुकर के अंदर जो होता है यह क्वथनांक बढ़ जाता है। तो प्रेशर कुकर के अंदर वायुमंडलीय दाब काफी ऊपर उठता है। जैसे दाब बढ़ता है तरल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे पानी बिना उबले 100 डिग्री से अधिक तापमान पहुंच जाता है और खाना जल्दी पकता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो प्रेशर कुकर का प्रयोग इसीलिए हम लोग करते हैं जिससे कि क्वथनांक को बढ़ाया जा सके और क्या हो, खाना जल्दी पक जाए। आप वही कढ़ाई या और किसी बर्तन में करते हैं तो उसके लिए टाइम लगता है। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका संबंध किस पर्यावरणीय मुद्दे से है? देखो भाई, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से है। क्लियर? तो क्योटो जो है 1997 में जापान की सिटी क्योटो में हुआ था और कहा गया था CO2 का इमिशन कम करना है। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं या कोयला जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, तो इनसे CO2 ज्यादा निकलता है। अगर उसकी मात्रा को कम कर देंगे तो इन्वायरमेंट से CO2 कम हो जाएगी, तो जो लाइट आती है धरती तक वो टकरा के वापस चली जाएगी, तो धरती का टेम्परेचर कम हो जाएगा। ओजोन परत के क्षरण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। क्या आया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1987 में। मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है। आ रही बात समझ में? क्लियर? बाकी अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रोटोकॉल आए हैं जिसके बारे में हम आपसे डिस्कशन कर देंगे। अगला है भाई, अपने अलंकृत नागर शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध कंदरिया महादेव का मंदिर किस स्थान पे है? हम्पी, खजुराहो, महाबलीपुरम, दिलवाड़ा। तो देखिए खजुराहो में है, MP में। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो परिसर में सबसे बड़ा एवं अलंकृत हिंदू मंदिर है। इसका निर्माण 11वीं सदी में चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। कौन सा आर्थिक वक्र जो है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में विक्रम को उल्टा दर्शाता है? तो यहां पर बात आती है फिलिप वक्र की बात आती है। तो एक व्यक्ति थे A.W. फिलिप, इन्होंने बताया कि आर्थिक विकास के साथ मुद्रास्फीति आती है। जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे तो इन्फ्लेशन आएगा, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक नौकरियां मिलनी चाहिए और बेरोजगारी कम होना चाहिए। लॉरेंज वक्र आय की असमानता को मापता है। लाफर वक्र राजस्व बनाम कर। ये भैया लॉरेंज और लाफर वक्र और फिलिप वक्र, ये आपसे पूछा जाता है। जब आप इस पे ड्रॉ करोगे तो वो आपको पता चलेगा कौन सा यू शेप बनना है, कैसा बनना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ह्यूमन जो ब्रेन है उसका कौन सा भाग जो है यहाँ पर ब्लड प्रेशर और लार लाना मतलब सलाइवेशन जो है, और उसके बाद वोमिटिंग जैसे अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? देखिए एक इच्छा से होता है, जैसे आप हाथ उठा रहे हो, चला रहे हो, समझा रहे हो, पैर से चल रहे हो आप, वो हो गया आपका ऐच्छिक क्रिया, आप इच्छा से करते हो। आंखें पलक रही हैं, हालांकि उसको कंट्रोल कर सकते हो पलकों को, लेकिन वो अपने आप होती रहती हैं। क्लियर? तो ये होता है मेडुला ऑब्लिगेटा से होता है। क्लियर? तो ये हिंड ब्रेन यानी मस्तिष्क में होता है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन होता है पीछे, नीचे होती है गर्दन और उसके बाद पूरी बॉडी। तो यहां पर मेडुला ऑब्लिगेटा दिल की धड़कन ये हमेशा चलती है, आप कंट्रोल नहीं करोगे। श्वास, निगलना, रक्तचाप, ये सब कार्यों को हिंड ब्रेन के द्वारा संचालित किया जाता है। अगला है पॉलिटी का क्वेश्चन। भारतीय संविधान के कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से, मतलब उस देश के संविधान से ली गई है? तो भैया सोर्सेस वाला एक वीडियो पड़ा हुआ है। वीडियो से अपलोड से मतलब यहां पर यह है कि एक प्लेलिस्ट बनी है कंप्लीट पॉलिटी रिवीजन की, तो उसमें मैंने फंडामेंटल राइट, DPSP, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, ये सब बताया है, आप उसको देख लें। तो आर्टिकल 21 में कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापानी संविधान से लिया गया है। इसके विपरीत कानून की उचित प्रक्रिया, ये धारणा है
ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। कहीं पर कोई डाउट होगा बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी नामक गुप्त संगठन का आयोजन किसने किया था? अभिनव भारत सोसाइटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर वीडी सावरकर, जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था, वीडी सावरकर। तो अभिनव भारत सोसाइटी, जिसे हम यंग इंडिया सोसाइटी, एक गुप्त संगठन था जिसको 1904 में वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने की थी मिलकर। तो उम्मीद है पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। जैसे जैसे बताते जा रहे हैं आप उसका नोट्स बना ले। टेलीग्राम अभी नहीं चल रहा है इसलिए पीडीएफ अभी आपको नहीं मिल पाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दूंगा, वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कह रहे कौन सी काल्पनिक रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और लगभग दो समान अक्षांशी में विस्तारित करती है? देखो भाई, ये जैसे अपना प्यारा भारत है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इंडिया के भारत बीच से 23.5 डिग्री है, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। इसके लिए आप याद कर लीजिए 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र पर गमछा झार, गमछा झार। तो देखो भाई, मिजोरम हो गया, ठीक, त्रिपुरा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। एम से गमछा, तो ये हो जाएगा गुजरात के बाद है एमपी हो जाएगा। छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। नीचे स्टेट लिखे हुए हैं, मित्र पर गमछा झार करके याद कर लीजिए। टोटल 8 राज्यों से गुजरती है, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना, बढ़िया से तैयार कर लीजिए। अगला है, प्रश्न पूछा गया किस पदार्थ की विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी व्यक्त करने के लिए किस इकाई का उपयोग करते हैं? तो सीमेंस प्रति मीटर की बात करते हैं। यहां पर याद रखिएगा, ओम रेजिस्टेंस का हो गया, एम्पियर करंट का हो गया। क्लियर है? ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है, कहीं पर भी कोई डाउट हो। और जो यहां पर क्या है, ओम मीटर क्या होता है? ओम मीटर उसकी जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट है यहां पर। क्लियर? चलिए, तो देखिए साइंस के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी के भी आ रहे हैं, ज्योग्राफी के भी आ रहे हैं, स्टैटिक पार्ट आ रहे हैं। अच्छे से तैयार करते जाइए। अब इकोनॉमिक्स का आया, घाटे की वित्त व्यवस्था अतिरिक्त कागजी मुद्रा का निर्माण करती है। यदि इस पर नियंत्रण न रखा जाए तो आमतौर पर कौन सी आर्थिक स्थिति पैदा होगी? मुद्रास्फीति। देखिए भाई, होता क्या है, मान लीजिए मार्केट में दो चीजें हैं, खरीदने वाले 10 लोग हैं, ठीक है। अब एक के पास मान लीजिए 12 रुपए हैं, और ये मान लीजिए एक की कीमत यहाँ पर 10 रुपए है। किसी के पास 18 रुपए, किसी के पास 24 रुपए, किसी के पास मान लीजिए 16 रुपए है। तो 12 वाले ने कहा हमको दे दो, इसको तो 2 रुपए का फायदा हो रहा, बेचेगा। लेकिन 18 वाले ने कहा कि भैया हमको उससे ज्यादा जरूरत है, हम 18 रुपए दे देंगे। फिर अब वस्तु के दाम बढ़ने लगे, तो इन्फ्लेशन आ गई ना, दैट इज द मुद्रास्फीति। यानी कि आपूर्ति के अनुपात में यहां पर क्या हो रहा है, वस्तुओं की जो आपूर्ति है वो हो नहीं पाती है, तो दाम क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, जो इन्फ्लेशन पैदा करता है। तो सप्लाई से संबंधित है ये। अगला है, यह तय करने की अंतिम शक्ति किसके पास है, कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं? देखो भाई, आर्टिकल 110 के 3 में मनी बिल की बात आती जो है, उसमें लोकसभा स्पीकर ये डिसाइड करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, जिसमें टैक्स हटाना, लगाना, बढ़ाना, ये सब चीजें शामिल होती हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, 110 में है। और 112 अगर किसी को याद आ रहा है तो वो वित्त विधेयक है, फाइनेंशियल बिल है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। यहां पर वायु से संबंधित क्वेश्चन है। पूछा गया कौन सी रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन युक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हृदय से मानव शरीर के विभिन्न भाग में ले जाती है? तो ये आर्टरीज ले जाती हैं। धमनियां, तो धमनियां जो है प्योर ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हृदय से और पार्ट तक ले जाती हैं। पल्मोनरी आर्टरी इसका कह सकते हो अपवाद है। तो ये क्या करते हैं कि ये यहाँ पर जो एक्सेप्शन है, ये सिराएं आमतौर पर ऑक्सीजन रहती है, यानी पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं, बाकी जितनी भी आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं। उम्मीद है आपको पॉइंट सारे समझ में आए होंगे। जितने भी पॉइंट आपको हम बता रहे हैं वो अच्छे से तैयार कर लीजिए, इन्हीं में से आपकी चीजें हो जाएंगी और यही आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है भाई, तो भाई जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो आपको मिल जाएगा, जीके बाई ब्रजेश। क्योंकि देखिए अभी टेलीग्राम चल नहीं रहा है यहाँ पर, तो मैं उसको यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि भाई टेलीग्राम देखिए अभी जब तक नहीं चलेगा तब तक आप हमारे व्हाट्सएप से लीजिए, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप जीके बाई ब्रजेश सर, ठीक है। और जो लोग अभी तक भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जीके बाई ब्रजेश। आपको तमाम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। 2026 के लिए जो भी एग्जाम होंगे वहां पर ये जीके जीएस आपकी काम आने वाली है। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।